88.4 एफएम पंशुल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ। दोस्तों आज हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं विक्रम अधिकारी, जिनको आप बखूबी बेशक बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि एक ट्रैवलर व्लॉगर हैं, फिल्म मेकर हैं और स्टोरी टेलर हैं। हल्द्वानी से ये हैं और सोशल मीडिया पर इनकी 4 लाख से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो चलिए यार जरा बिना देरी करते हुए मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे, और मेरे साथ ही आप भी जोरदार स्वागत करिए उनका हमारे एफएम पंशुल पल्स में। हेलो, नमस्कार सर। हेलो सौरभ जी, नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए। सर वैसे तो आप किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज हैं नहीं, लेकिन कृपया हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम विक्रम अधिकारी है। मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, हल्द्वानी उत्तराखंड का। मेरा जी गांव है अल्मोड़ा के पास, पथरिया मना। जन्मभूमि उत्तराखंड ही है और अल्मोड़ा के पास ही जन्म हुआ है। उसके बाद अभी हल्द्वानी में रहता हूँ। बहुत लोगों का ये भी मुझसे पूछना था कि गांव छोड़ दिया वगैरह वगैरह। गांव छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, जो मेरे पापा हैं, वो आर्मी में। बचपन में ही हम लोगों को उनके साथ रहने के लिए जाना पड़ा। अब आर्मी का आप जानते ही हैं कि जी जी। कभी एक जगह पोस्टिंग होती है, कभी दूसरी जगह पोस्टिंग होती है। तो हम्म। फिर तो जैसे कभी इधर कभी उधर, और फिर फाइनली सेटल हुए हल्द्वानी में, और गांव के बिल्कुल पास। सर जैसा कि आप अभी व्लॉगिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट आप बना रहे हैं, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई सर? कब आपको लगा कि भैया मेरे को तो एक हीरो की तरह एंट्री करनी है, जहाँ भी जाऊँ लोग मेरे को पहचाने और मैं चीज़ें जो दूँ एकदम इंफॉर्मेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर करूँ? वेल सौरभ, घूमने का शौक पहले से था। ऐसा नहीं है कि वो बाद में वो स्टार्ट हुआ, बट घूमने का शौक पहले से ही। हम्म। लेकिन पहले ये था कि कभी कॉलेज, फिर जॉब, तो इन सब के बीच टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत टाइम से मन था हाँ। कि मैं इस तरीके से घूमूं और इस तरीके से जगहों को एक्सप्लोर करूं। सिर्फ जी। खुद ना करूं, उन जगहों के बारे में वो सारी चीजें निकाल के लाऊं जो उस जगह को खास बनाती। जब स्टार्ट करने से पहले ये सोचा गया था कि जाना है, और ये नहीं सोचा कि क्यों जाना है। तो फिर अब चीजें मेरे फेवर में हैं या नहीं है, मैं इस चीज को छोड़ नहीं सकता। तो बस यही एक मोटिवेशन की चीज की शुरू किया है, किसी न किसी कारण की वजह से शुरू किया है, और अब आधे रास्ते में तो नहीं। बस यही एक मोटिवेशन हमेशा से मिलता रहा बिल्कुल, और आपकी वीडियोस में भी ये देखा गया, आपके कंटेंट में, कि आप जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं आपके लिए वहाँ सिर्फ घूमने का पर्पस नहीं होता या वीडियो बनाना, आप इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ वहाँ से निकालते हैं और वो लोगों तक कन्वे करते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है सर। है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सौरभ। मैं इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम लोग जाते हैं, हम लोग बहुत लोग, हम लोग घूमने जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हम लोग उस जगह को देख आते हैं, खाते हैं पीते हैं, वापस आ जाते हैं। जी। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उस जगह की क्या खासियत है। अब हमारे उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। इसका वर्णन अगर आप देखें तो स्कंद पुराण हर जगह है, राइट। तो जी। ऐसा नहीं है कि सन 2000 में उत्तराखंड के राज्य की स्थापना हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सन 2000 में ही बना है। जी। जी। इसका इतिहास तो करोड़ों साल पुराना है। बिल्कुल हमारे देवों की बिल्कुल। भूमि है। आप जिस नदी में जाएं, जिस जगह में जाएं, आपको कहानी मिलेगी, राइट। बिल्कुल। आपको वो कहानी जो मिलती है, जो हमारा इतिहास मिलता है, वो जुड़ा है हमारे महाभारत, हमारे रामायण काल से। आप कहीं भी जाएंगे, आपको आपको पता चलेगा कि श्री राम यहाँ पर आए थे, आपको पता चलेगा महादेव यहाँ पर आए थे, आपको पता चलेगा पांडव यहाँ पर आए थे। पांडवों का हम्म। आखिरी कुछ ना कुछ जगह निशान आज यहीं भी से मिलते होकर हैं उनके स्वर्ग होने के। मिलते हैं। हम्म। तो जब वो मिलते हैं तो वो जगह हैं, और इसीलिए उन जगहों का जो जो उन जगहों का रिश्ता है, इन खूबसूरत जो हमारी मान्यताओं हैं उनसे है। हम्म। बस उनको थोड़ा सा निकालने की जरूरत है। और आज इतना ज्यादा हर जगह कमर्शलाइज हो गया है चीजें। मेजर जगह के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन जगहों के बारे में लोग नहीं जानते हैं जिनको पहचान मिली। तो बस एक रिसर्च होती है, एक दिमाग में रहता है कि इन जगहों पे जाना है तो इस जगह के बारे में सारी चीजें बतानी है। हम्म। और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के लोगों से बातचीत होनी है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल के लोग जो आपको बता सकते हैं, फिर वो कहीं लिखा नहीं हो, वो उनकी खुद बिल्कुल, की क्योंकि मान्यताएं हर हैं। जगह का रहन सहन अलग होता है, एक दिनचर्या अलग अलग हो, होती है। बिल्कुल। जी जी, ये काफ़ी अच्छा आपने बताया सर। तो आपने कभी सोचा था कि भैया एक ना एक दिन तो मैंने लोगों के दिलों में जगह बना लेनी है, जैसा कि आज आप लगभग बना चुके हैं लोगों के दिलों में जगह, तो कभी सोचा स्टार्टिंग में कि मैं ये मकाम जो है हासिल कर लूँगा? ये बिल्कुल नहीं सोचा था। और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। वो दिखता है जब से भी लोग मुझसे जुड़े हैं, उनके जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और जिस तरीके से वो बातचीत
जो बात लिखते हैं, हम्म। जितना टाइम लेके लिख, जितना बड़ी बड़ी लाइनें लिख, और जी। मुझे तो मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि मैं उनको धन्यवाद कह सकूं, या धन्यवाद भी एक छोटा सा शब्द लगता है मुझे। थोड़ा सा काम ऐसा है कि कभी इस जगह कभी उस जगह, फिर थोड़ा सा एडिटिंग और बहुत सारा टाइम होता है, मैं कभी उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाता। हम्म। तो मेरा आज आपके रेडियो के माध्यम से एक मौका मिला है, तो मैं उन सभी आपके सभी सभी श्रोताओं को जो जुड़े हैं, जो जी। जानते हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहूंगा। हम्म। और कोशिश रही मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये चीज मिलेगी, बट ये था, मुझे ये था कि जो काम करने जा रहा हूँ वो प्रॉपर ईमानदारी से हो, और हम्म। उस काम को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा लगना नहीं लगना ये जनता डिसाइड करती है कि उनको ये चीज पसंद आई है नहीं पसंद आई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शब्दों में धन्यवाद अदा करना बहुत मुश्किल है, और जबकि अगर धन्यवाद करना ही है तो अपने ही काम से उनको धन्यवाद किया जाए। लगातार जो काम उनको पसंद आ रहा है वो किया जाए, वही उनको धन्यवाद कहने का एक ज़रिया है। और सर, जब पहली बार आपके 10,000 सब्सक्राइबर हुए होंगे, क्योंकि एक स्टार्टिंग में यूट्यूबर के लिए 10,000 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात होती है, और आपके इंस्टा में जब 1 लाख फॉलोवर पहुँचे और यूट्यूब पर भी अच्छी रीच पहुँचने लगी, तो तब आपका कैसा रिएक्शन था? कैसा लगा आपको? देखिए, तब कैसा लगा, अगर मैं इस पे ये बोलूंगी तब कैसा लगा, तब तो देखो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ, मैं हाँ। उस पॉइंट की बात करना चाहूंगा हाँ। जब कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि जी। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी बिल्कुल। जगह आपको लोग जानने लगे, आपकी रीच बढ़ने लगी है, आपके फॉलोअर बढ़ने लगी, हाँ। वो तो आपका जो आपने पिछले इतने सालों से मेहनत की है उसका उसका नतीजा है, उसका एक रिजल्ट है। जी। लेकिन पॉइंट वहां पर आता है जब कुछ नहीं हो रहा होता है। हम्म। तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस चीज को छोड़ दें क्योंकि नहीं हो रहा है, जो कि होता है, बहुत लोग करते हैं सब। मैंने बहुत लोग जो मुझसे कनेक्टेड थे वो आज सब कुछ छोड़ चुके हैं ऐसी चीजें। और या ये होता है कि छोड़ के कुछ और किया जाए। अब मेरे केस में ये था कि मुझे तो पता था कि अब करना है, शुरुआत हुई है तो करना जरूर है। नहीं हो रहा है, फेल हो रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग देख रहे हैं, चाहे 5 ही लोग क्यों ना देख रहे हैं, लेकिन हम्म। अगर वो 5 लोगों में से लोगों ने ये लिखा है कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, नंबर कम रहते थे तो, लेकिन मैंने कभी नंबर पे ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने बिल्कुल। सोचा कि ठीक है, अगर कोई 5 या 10 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन 5 से 10 लोगों ने सिर्फ ये बोला है कि आपका वीडियो बहुत अच्छा है, और साथ में वो ये भी लिख देते हैं कि आपको तो इतने होने चाहिए थे, इतने नंबर होने चाहिए थे, मैं सिर्फ उनको एक ही रिप्लाई करता हूँ, देखो हर कोई अपनी मेहनत और अपनी किस्मत का खाता है। जी। और किसी को टाइम पे मिल जाता है, किसी को बहुत लगना पड़ता है। तो शायद मैं उसमें से नहीं हूँ जिसको बहुत जल्दी मिल जाएगा या मिला है। मैं उनमें से हूँ जिसको लगना पड़ेगा, और मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए कि ठीक है, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन हाँ, आज के दिन में जितने लोग कनेक्टेड हैं, जितने लोगों के साथ पास मेरी बातें जाती हैं, मेरे बिल्कुल। वीडियोस जाते हैं, हम्म। बस जिस तरीके से वो प्यार देते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए इस तरीके की सोच होना काफ़ी ज़रूरी है सर, जिस तरीके की आप रखते हैं। और अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जब भी आप कहीं घूमने निकलते हैं पहाड़ों में या कहीं भी, जाहिर सी बात है आपका हफ्ता 10 दिन भी लगता होगा, उससे ज़्यादा दिन भी लगता होगा, तो उस समय आप क्या क्या सामान, क्या क्या ज़रूरी किस्म की चीज़ें आप कैरी करके ले जाते हैं? वेल, अगर कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो कुछ बेसिक चीजें तो हमेशा अपने पास रहती हैं। जैसे अभी तो खैर मैं गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ, हम्म। तो मेरी जो गाड़ी है वो तो पूरी पैक्ड है। मतलब उसमें मेरा राशन है, कम हम्म। से कम 15-20 दिनों का राशन पड़ा हुआ है उसमें। गैस सिलेंडर से लेके आपको, मतलब आपके पास जो घर में आप चीजें सोचते हैं कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, वो घर पे होती है। तो जी। उसी तरीके से गाड़ी में भी मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो होती हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग भी गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहे हैं। वो बिल्कुल। लोग कहीं ना कहीं अपना बाइक से भी ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों से भी जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो सबसे मेजर बात ये होती है कि अगर हम कहीं पर भी सफर कर रहे हैं, जो लंबा सफर है, या हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, या हम रिमोट गांव पे जा रहे हैं, तो अपने साथ कुछ बेसिक चीजें हमेशा रहनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास आपकी जो मेडिकल, मतलब जो आपकी दवाइयां हैं, वो आपको जरूर रखनी है। वो हम्म। किसी भी केस में आपको रखनी ही रखनी होती है, जी। क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा काम। आप किसी भी रिमोट जगह में जाएंगे, वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। अगर आपकी दवाइयां
या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बस चल देते हैं, हमको ध्यान नहीं आता है, वो चीजें वहां नहीं मिलती, क्योंकि हम ऐसे ऐसे गाँव में जाते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा फिर आप जो भी बेसिक चीजें हैं, जैसे आप अपने खैर कपड़े वपड़े तो सारा सब कुछ रखते ही हैं, लेकिन अपने साथ रेनकोट छाता वगैरह भी कैरी करना होता है। और अपना जितना भी सामान है, अगर आपके पास अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके पास पावर बैंक्स होने चाहिए कम से कम 2 या 3, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सिम कार्ड होने चाहिए 2, अगर आपके पास एक एयरटेल का है तो आप कोशिश कीजिए एक जियो का जरूर रखें, क्योंकि रिमोट जगहों पे कुछ नहीं चलता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक सिम शायद काम कर रहा होता है, दोनों में से एक तो और चली जाए। कुछ, हाँ, दोनों में से एक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मतलब आपको रखनी चाहिए साथ। अब इसमें क्या है ना, इसमें वैरायटी बहुत है। अब गाड़ी से चलने वाला तो खैर अपने साथ पूरा सामान लेके चलता है, लेकिन अगर कोई बाइक से जा रहा है या वैसे ट्रैवल कर रहा है, वो ज्यादा अपना सामान ले नहीं जा सकता है, तो उसको तो बस जो बहुत प्रायोरिटी वाली चीजें हैं वो अपने पास रखनी है। गाड़ी वाला है तो अगर उसका 10 दिन का प्लान है तो अपने साथ सब कुछ ले जाए, इनकेस अगर वो खुद से सब कुछ कर रहा है, मतलब खुद से रुक रहा है, खाना वाना खुद से बनाना है, तो वो इन चीजों का ध्यान रखे बस। जी। और एक और सवाल मेरा आपसे है कि जैसा कि आप एक ब्लॉगर हैं तो जाहिर सी बात है आप घर से काफ़ी दिनों तक दूर रहते होंगे, तो हमें बताइए कि कितने दिनों तक आप जो है घर से दूर रहते हैं और घर वालों का इस क्षेत्र में आपको स्टार्टिंग से कितना सपोर्ट रहा? घर वालों का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। हालांकि पहले शायद वो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ ठीक है, भाई क्या है ये, घूमता रहता है, ये रहता है। आज की डेट में भी हमारे जो माता पिता हैं, हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, उसमें अगर कोई इतना घूम रहा है तो उसे डोई बोलते हैं। ठीक है, फिरवा फिरवा। कि ये घूमता रहता है ना। तो हालांकि उन्हें आज भी ये लगता है कि मैं सिर्फ घूमने ही जा रहा हूँ, देखते हैं वीडियो, बट उनको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ घूमने ही जा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो उस तरीके से बात समझाई गई कि कहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा सा है कि लगेंगे टाइम, 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। बस एक और चीज होती है कि हमेशा मतलब वो जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा वो देने से बचता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि वो पहले से अगर बता दिया जाए तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घर वालों को मतलब चिंतित करता है, तो इस वजह से मैं वो नहीं क्योंकि बताता हूँ काफी कि मैं कहाँ जा रहा डिफिकल्ट वाली जगह को हूँ। कनेक्टिविटी से जो हट हाँ, जाएं एकदम रूरल हाँ, वैसी हट एरिया में आप जाए तो चाहते हैं। वैसे ही है। जैसे अभी अभी रिसेंटली मैं मिलम गया था, तो वो उसका रास्ता मुंशियारी से पड़ता है, तो मिलम की तरफ को रोड नहीं है, हम्म और बहुत खतरनाक रास्ता है, आसानी से नहीं जाया जा सकता है, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ना वहाँ बिल्कुल। नेटवर्क है ना कुछ है। तो मैं अब घर से जब निकला था तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं मुंशियारी जा रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि उससे आगे की कहानी तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं मतलब आगे क्या है। हाँ हाँ। और जब जिस चीज के बारे में मैं श्योर नहीं था, तो फिर मैंने वो भी ये नहीं सोचा कि मैं क्या ही बताऊं उसमें कि वो कैसी जगह है क्या है। बट थोड़ा सा कैलकुलेटेड, ऑब्वियसली कहीं जाता हूँ तो पूरा रिस्क असेसमेंट होता है, और कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, कितना रिस्क है और क्या फैक्टर है, अगर कुछ अनहोनी होती है तो फिर आगे कैसे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जी। कहीं भी जा रहे हैं हम लोग ये सोच के बिल्कुल नहीं जा सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। आप पहाड़ों पे हैं, पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही डरावने भी हैं। हर मोड़ पे कुछ ना कुछ कहानी लिखी है होती है यहाँ पर। जब आप होके आ जाते हैं इतनी खतरनाक जगहों से, पहाड़ों से, उसके बाद उनको वीडियो के जरिए तो पता चल जाता होगा भैया यहाँ घूम रहे हाँ, हैं, उसके तो बाद उसके तो बाद फिर क्या कहते बोलते हैं ही हैं वो? वो। उसके बाद तो फिर बोलते ही हैं कि कहाँ कहाँ में ये कैसी जगह जा रहा है, यहाँ कोई अच्छा। गया नहीं है। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपकी वीडियोस देखते हैं और ऐसी जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं जैसी जगहों पर आप जाते हैं? क्योंकि बहुत लोग देखते हैं वीडियो, बहुत लोग उस चीजों को करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल। जैसा हम दिखाएंगे वैसा वो लोग करेंगे। तो मैं अगर कभी मैं किसी पानी की रास्ते में जा रहा हूँ, पानी में जा रहा हूँ, गाड़ी हाँ लेके जा रहा हूँ, हाँ हाँ। तो मैं उसमें साथ साथ बताता भी हूँ। मैं बोलता हूँ देखो, आप अगर आते हो तो पहली बात तो नॉर्मल गाड़ी से मत आए, और आपके पास 4x4 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने उनको रिस्क बता दिया कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी से जा रहे हैं, हो सके आपकी गाड़ी बीच में अटक जाए, हो सके आपका इंजन बंद हो जाए, हो सके पानी का बहाव तेज आ जाए, फिर आप नीचे गिर। एक रिस्क बताने का तरीका है वो। हाँ हाँ अब बिल्कुल। उसमें भी बहुत लोग ये लिख देते हैं नीचे से कि यहाँ तो मैं अपनी गाड़ी ले जा लूंगा, यहाँ तो मैं अपनी ये वाली गाड़ी ले जा लूंगा। मेरा हाँ पॉइंट वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। ये बताना नहीं है कि मेरी गाड़ी कैपेबल है या नहीं है। पहली बात तो मेरा ये बताना ही नहीं है कि गाड़ी कैपेबल है या नहीं है। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, तो हाँ। आपके पास चीजें क्या होनी चाहिए अगर आप इन जगहों पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है गाड़ी है कोई भी आप आ जाएं, तो वो एक रिस्क बताने का तरीका है। तो वही मैं वीडियो के माध्यम से भी लोगों को बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पर ये रिस्क है। तो अभी रिस्क की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतनी जगह घूमने गए हैं तो सबसे ज़्यादा पसंद आपको अभी तक कौन सी जगह आई है, और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल जो थी वो कौन सी जगह थी? सबसे ज्यादा पसंद आई, मैं पिछले साल गया था द्रोणागिरी गांव, वो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब द्रोणागिरी, मैंने द्रोणागिरी के बारे में बहुत जानना चाहा,
अच्छा। पिछले साल तक, हम्म। 2024 तक। हम्म। तो मुझे सच वीडियो नजर नहीं आए यूट्यूब पे। हम्म। और बहुत लोगों ने द्रोणागिरी, मैं पहले बताना चाहूंगा कि द्रोणागिरी आपका चमोली जिले में पड़ता है, जोशीमठ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। एक अच्छा। ऐसा गांव है जो कि द्रोणागिरी पर्वत, जिसे संजीवनी पर्वत कहते हैं, अच्छा। उसके नाम पे उस जगह का नाम है संजीवनी पर्वत। हमारा जो रामायण का जो इतिहास है, संजीवनी पर्वत जिसमें हनुमान जी आते हैं, वहां से संजीवनी पर्वत का एक हिस्सा उठा के ले जाते हैं। तो बिल्कुल। ये गांव उसकी तलहटी में बसा हुआ है। हम्म। और इस गांव के बारे में जब भी हम जोशीमठ से नीति घाटी, नीति वैली की तरफ को जाते हैं, तो एक रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां से दूर दिखता है। तो वहां अच्छा। पर एक व्यू पॉइंट भी है जिसमें बताते हैं कि द्रोणागिरी। नीति वैली गया था तो मैंने देखा कि ये द्रोणागिरी है। मतलब मुझे पता तो था कि संजीवनी है, लेकिन मुझे लगता था कि यहाँ पर सिर्फ हम इस पर्वत को देख सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि वहाँ लोग रहते हैं। हम्म। फिर एक जिज्ञासा हुई अंदर उसके बारे में जानने की, रिसर्च की, वीडियोस वगैरह सर्च किए। तो ऐसा कोई प्रॉमिसिंग वीडियो नहीं था उस पे। लोग गए थे लेकिन लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं बताई। उन्होंने बता दिया कि हाँ ये यहाँ पर संजीवनी है, पर्वत है, यहाँ पर गांव है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे नहीं, इस जगह को जाना चाहिए, इस जगह को निकाल के लाना चाहिए अब जो भी है। तो मैं पिछले साल वहां गया, हम्म। पैदल। जोशीमठ से तकरीबन 45 किलोमीटर में एक गांव पड़ता है जुम्मा। फिर वहां से आप अपना पैदल ट्रैक शुरू करते हैं। और हम्म। पैदल ट्रैक फिर आपका 7 से 8 किलोमीटर आप जंगल के रास्ते होते हुए जाते हैं। हम्म। तो जब मैंने वो शुरू किया, वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, ना फोन है। ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर लोग हैं या नहीं है। अच्छा। मेरे साथ एक लड़का और था, जोशीमठ हम्म। के लोकल था, मैं उसको अपने साथ ले गया था। हम्म। तो नहीं पता था कि क्या है, रात में रुकने का क्या है, खाने पीने का क्या रहेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन मन था कि जाना है, देखना है इस जगह को। तो जब पूरा 7-8 किलोमीटर चलने के बाद मैं उस जगह पे गया और फिर मैंने उस गांव को देखा। शाम के 4 बज रहे थे। इतना खूबसूरत जगह है, मैंने तो पहले नहीं देखी थी उत्तराखंड में। बहुत ज्यादा खूबसूरत। अच्छा। तो एक छोटा सा गांव है, मैं बिल्कुल हिमालय के बीच में बसा हुआ है। वहां गया, देखा कि वहाँ लोग भी हैं। तो उस गांव के बारे में एक बहुत बड़ा इतिहास पता चला। ऐसा कि जैसे द्रोणागिरी गांव में जो पर्वत देवता हैं उनके, हमारे हर गांव में होता है कि हमारे बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह में देवता होते हैं, पर्वत को भी हम्म। देवता के समान पूजा जाता है। हम्म। तो जो द्रोणागिरी पर्वत है वो गांव के लिए पर्वत देवता है। हम्म। तो मुझे बाद में पता चला कि वहां जाके कि वहां के लोग हनुमान जी को नहीं पूछते हैं। अच्छा। तो ये मुझे बहुत, हाँ, ये इस कहानी के बारे में मुझे पता चला कि ऐसा भी है एक हम्म। गांव जहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। अच्छा। कहानियों में लिखा हुआ है, हर जगह ऐसा है, हम्म। लेकिन मैं इस चीज को जानना चाह रहा था। फिर मैंने वहां पर जो लोकल हैं उनसे बातचीत की चुपचाप। मैं चाह रहा था कि अगर नहीं पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में इस चीज को जोर जोर से बोल रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने भी बताया। उन्होंने बोला हाँ ऐसा है कि जो सामने एक पर्वत दिख रहा है आपको, ये संजीवनी पर्वत है, हमारे देवता हैं। हम्म। और जब रावण के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हम्म। तो तब राम जी ने हनुमान जी को भेजा था कि आप जाइए और संजीवनी पर्वत, मतलब संजीवनी जो बूटी है उसको लेके आइए। तो जब हनुमान जी इस गांव में आए तो हनुमान जी को कुछ नहीं पता था कि उनको समझ में नहीं आया कि बेसिकली ये संजीवनी बूटी है क्या। क्योंकि आप, अगर आपको भी कभी मौका मिले उस गांव में जाने का, तो आप बि- देखोगे बहुत हर जगह फूल पत्तियां हैं नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके मैं हर तो इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतना बढ़ रहा है, और मेरे को अभी पता चला कि कहीं हनुमान जी को नहीं माना जाता। हाँ, तो वहां पर फिर हनुमान जी को नहीं समझ में आया कि कहाँ है संजीवनी बूटी। एक व्यक्ति थे जिन्होंने हनुमान जी को बताया कि जो सामने आपको पर्वत दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी संजीवनी बूटी। अब अच्छा। हनुमान जी फिर उस पर्वत पे गए। और हाँ। उस पर्वत पे गए तो वो पर्वत भी बहुत बड़ा है, और वहां पर भी बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। तो हाँ। वो भी समझ में नहीं आया हनुमान जी को। तो हम्म। हनुमान जी ने क्या किया, उस पर्वत श्रृंखला को उखाड़ के वो पूरा ले गए। पर्वती। अब यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी है, हमने सुना है कि देखा हनुमान भी है, जी हाँ। संजीवनी पर्वत को उठा के ले गए। हमें हम्म। अपने जितने भी जो हमारे रामायण चलती थी दूरदर्शन में, तब सब पता है हमको ये चीज। हम्म। अब इसके बाद की कहानी जो मैंने आपको बताया ना, कि हम लोग जब गांव वालों से बात करते हैं तो पता लगती है। अच्छा। अब इसके बाद की कहानी कहीं नहीं लिखी हुई थी। इसके अच्छा। बाद की कहानी मुझे गांव वालों ने वो जो गांव के व्यक्ति थे उन्होंने बताई। हम्म। उन्होंने बताया जब हनुमान जी इस पर्वत श्रृंखला को उखाड़ रहे थे, तब उनका हाथ एक जगह से कटा। हाँ। जब वो हाथ कटा तो हनुमान जी के जो खून था, जो उनका हाँ। हाँ। रक्त था, वो बहा हाँ। और वो उस पर्वत पे बहते हुए लग गया। हाँ। ठीक है, फिर ले जा रहे थे तो वो जो खून के जो उनके छींटे थे वो पूरे हर जगह फैलते हुए आए। अब हम्म। ये बात उन्होंने बताई, ये बात मुझे नहीं पता थी। हम्म। लेकिन मैंने बोला क्या ये वो निशान आज भी देख सकते हैं? उन्होंने बोला आज भी आपको वो निशान दिखेंगे। अब अच्छा। ये मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैं अच्छा। सुबह उठा, मैं जल्दी से गया गांव से 3 किलोमीटर आगे व्यू पॉइंट, मतलब 3 किलोमीटर का ट्रैक और करना पड़ेगा आपको।
हाँ। आप उस जगह पहुंचेंगे तो वहां से फिर मैंने देखा, मेरी छोटी मतलब आंखों से तो मुझे दिख रहा था कि कुछ लाल लाल है, लेकिन मैं ड्रोन से भी शूट करता हूँ, मेरे पास ड्रोन है, तो मैंने फिर ड्रोन से शूट करना शुरू किया। मैंने ड्रोन से जब मैं ड्रोन को आगे ले गया तो मैंने देखा पूरा पर्वत में लाल लाल निशान है, मतलब एक खून के धब्बे नजर आते हैं, किसी और पर्वत में नहीं है वहां पर। अच्छा। अगर लोग इस चीज को बोलते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, तो मैं तो ये बोलूंगा आप इसे कहानी समझे, अगर आप हम्म। नहीं मानते हैं। लेकिन मान्यता है लोगों की, ये वहां के लोगों की मान्यता है। खून के धब्बे, खून के जो दाग हैं वो पूरे पर्वत पे दिखते हैं। उसके बाद जब वो पर्वत की जो वहां से ग्लेशियर आता है नीचे को, हम्म। वो पूरा लाल है। अच्छा। तो ये चीजें मुझे वहां जाके मेरा जो विश्वास था, वो जो मेरी एक तरीके से मेरी आस्था थी, उस विश्वास को और मजबूत किया उसने। तो गांव वालों ने बताया ये जो चट्टान का हिस्सा है, ये संजीवनी पर्वत जब ले जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा नीचे, गांव हम्म। जस्ट गांव के पीछे है। हम्म। उस चट्टान में आज भी इतना मोटा एक रस्सी का, जो एक तरीके से रस्सी से बंधा हुआ है वो, हम्म। तो उसका पूरा निशान है उस चट्टान पे। हम्म। अब वो कुछ और नहीं है, वो जो गांव वाले बताते हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ जब इस पे बंधी हुई थी, तो ये उसका हिस्सा है ये जो दिखता है। और वो हम्म। इतना साफ दिखता है, मतलब आप खुद सोचिए, किसी जगह एक चट्टान गिरी है, चट्टान हम्म। में रस्सी का एक हिस्सा है, वो हम्म। चट्टान का हिस्सा पूरा लाल रंग से सना हुआ है। हम्म। ये चीजें मुझे वहां जाके पता चली और तब मुझे एहसास हुआ, लिखा था वहां तक ठीक था, आज तक जो देखा वहां तक ठीक था, लेकिन यहाँ पहुंचने पे जो सच्चाई नजर आई है वो कुछ बिल्कुल। और है। और इस वजह से वो गांव मुझे बहुत पसंद आया, बहुत, क्योंकि मैं पहली बार गया, मैंने उस जगह को दिखाया, उस जगह हम्म। को शो किया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खूबसूरत जगह लगी, बहुत। हम्म। द्रोणागिरी। यही तो खास बात है सर आपकी कि आप देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातों से आगे आप हम्म, सोचते हैं और उससे आगे की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकालते हैं और लोगों तक भी पहुंचाते हैं उस चीज़ को। और हाल ही में जैसे स्वाला गांव के बारे में आपने बताया था कि लोग कहते हैं वो श्रापित गांव है, भूतिया गांव है, लोग वहाँ हम्म, किस वजह से उन्होंने वो छोड़ दिया, एकदम जो गलत इन्फॉर्मेशन थी वो कन्वे की जा रही थी। और आपने बताया कि वहाँ मेडिकल जो थी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल दूर थे, स्कूल दूर थे और फिर रोज़गार उतना नहीं था, तो जिस वजह से लोगों ने वहाँ से माइग्रेट हम्म। किया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने में, एकदम करेक्ट चीज़ लोगों तक पहुंचाने में आपको मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तैयारियां, क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए? हमारे उत्तराखंड की ना जो सबसे बड़ी एक तरीके से आप बोलो ना, जो सबसे बड़ी चुनौती रह गया ना, वो पलायन हो गया है। हम्म। ठीक है, मैं हम्म। मानता हूँ हमारे उत्तराखंड में जो विकास है वो उस दर से नहीं हुआ है, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, हम्म। ठीक है। अब उस पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। हम्म। चीजों का अभाव यहाँ पर रहा है। हम्म। सिर्फ 16 ही गांव नहीं है, हम्म। बहुत ऐसे गांव हैं जो आज बिल्कुल खाली खंडर बिल, बन चुके हैं। बिल्कुल। बस बचपन में आपने देखा होगा, आपको भी याद होगा, बचपन में जब हम खेलते थे, हम्म। अगर किसी कोई घर बिल्कुल खाली है, तो हम्म। हम ये आपस में ही मान लेते थे कि इस गांव में, इस घर में भूत रहता है। हम्म। हम्म। ठीक है, ये एक हमारी धारणा है। हम्म। अब जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो बहुत जल्दी फैलती हैं, बहुत एक तरीके से बहुत जल्दी वायरल होती हैं। बिल्कुल। तो अगर नेगेटिव चीजों को बेस बनाया जाए, आप कुछ भी देखिए, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, अगर आपने कुछ गलत चीजें, गलत दिखेगा ही दिखेगा किसी ने फिर। कुछ गलत चीजें दिखाई हैं, हम्म। बोली हम्म। हैं, हम्म। गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया है, हम्म। वो एकदम से वायरल होती हैं। जो चीज हम्म। सही है, तर्कपूर्ण है, उस चीज को लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल। चीज हुई है, इस गांव के लिए भी हुई है। जब एक इस गांव के पास एक दुर्घटना हुई, हम्म। उत्तर प्रदेश पीएससी की गाड़ी थी, जो हम्म। गिरी किसी हम्म। कारणवश, ये 1950 के बाद में की बात है, उनका एक्सीडेंट हुआ, जवान मारे गए। हम्म। और लोगों ने फिर उस चीज को गांव वालों से कनेक्ट करना शुरू कर दिया हम्म। कि ये गांव श्रापित है, ये गांव की वजह से ऐसा हुआ है, ये गांव हम्म। भूतिया है। हम्म। लेकिन चलो, वो तो गांव पे वो जो दाग लग रहा था वो तो लग रहा था। हम्म। अब गांव की अपनी भी प्रॉब्लम थी, गांव हम्म। के अपने भी कुछ चुनौतियां थी। हम्म। गांव में सुविधाएं नहीं है, क्या बोलते हैं, उस टाइम पे लाइट नहीं थी, रोड का हम्म। दिक्कत था, हम्म। मेडिकल हाउस, स्कूल कुछ नहीं था। तो लोगों ने धीरे धीरे गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। जी। अब लोगों ने गांव को छोड़ना शुरू किया, लेकिन जो बाहर वाले थे उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये भूतिया गांव है, इसलिए लोग यहाँ नहीं रहते। हम्म। अब जब मैंने इस पे रिसर्च की, तो मैं यूट्यूब पे भी, अगर आप आज के दिन वाला गांव डालेंगे, हाँ तो हाँ। आप देखेंगे सब के सब लोगों ने ये लिखा है, इस गांव में भूत है, इस गांव में भूतिया है। ये काफी अच्छे वीडियो एक चले हैं मेंटेलिटी वो उनके, बन गई क्योंकि है, बना दी गई है हाँ, ना। वो नेगेटिविटी दिखाई है लोगों ने। हम्म। अब इतना कुछ जब लोगों ने बता दिया, मेरे साथ जो मेरा रहता है बंदा, जो मुझे असिस्ट करता है, मैं हम्म। कैमरा में हेल्प करता है, हम्म। उसने भी वीडियोस देखे थे।
3-4 साल पहले। हम्म, तो जब मैं जा रहा था स्वाला की तरफ तो वो भी डर रहा था, वो बोल रहा था कि भैया आप मतलब श्योर है ना, हम जा रहे हैं यहाँ पर के गांव में रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है वीडियो में। मैंने बोला देखो, रहते हैं नहीं रहते हैं आज पता चल जाएगा, हम चलते हैं पहले आगे देखते हैं क्या होता है। मैं गाँव गया, बिल्कुल। 2 महिलाएं थी, 2 अमाई थी हमारी, वो अपना खाना वाना बना रही थी। हम्म, और गाँव गया, बिल्कुल शांत, लेकिन बहुत खूबसूरत, हम्म, बहुत ज्यादा खूबसूरत। मतलब आपको लगेगा कि अरे वाह, मैं किस जगह आ गया हूँ। और कुछ भी ऐसा कोई डरावनी कोई चीज नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ, वीरान सुनसान पड़े हुए घर बिल्कुल नजर आ रहे थे। हम्म, आमा, देखो कितना बड़ा एक, बोलते हैं ना, कितना बड़ा अगर किसी के ऊपर कोई लांछन लगा देते हैं ना लोग, तो हम्म, वो उस चीज को लेके ना हम्म, जीता है। हम्म, मैं वहां पहुंचा, मेरा वो कदम था पहुंचने का, मैंने आमा को नमस्कार किया। हम्म, आमा ने जो सबसे पहली बात बोली, आमा ने बोला इस गांव को भूतिया मत बोलो। उन्होंने मुझसे ना पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, हम्म, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पूछा। अच्छा। हम्म, पहला शब्द ही उनके मुंह से निकला, इस गांव को भूतिया मत बोलो। अब देखो, अरे वाह। मतलब वो लोग भी कितना परेशान हो गए होंगे कि हम्म, लोग आ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि ये भूतिया गांव है, ये है, फिर वीडियो बना रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं। हम्म, तो फिर मैंने आमा को समझाया, आमा, मैंने बोला आमा देखो, मुझे मालूम है ये गांव भूतिया नहीं है, और मैं यहाँ पर ये चीज बताने के लिए नहीं आया हूँ। आप मुझसे बात कीजिए, और मैं सच्चाई के लिए बात करने के लिए आया हूँ। जो आपका सच है वो आप लोगों को जानना चाहिए, हम्म, बजाय कि लोग अपना सच बता रहे हैं इस गांव के बारे में। तो सबसे हम्म, बेहतरीन चीज ये होगी कि आप आइए आगे, आप हम्म, मुझे बताइए। हम्म, उससे बात हुई, उन्होंने बताया, उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने बोला देखो, इस गांव का जो ये लगा हुआ है कलंक, इसको मतलब वो जो जिस तरीके से उन्होंने बात मुझ पे बोली, वो बात तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। मैंने बोला बताओ, कितनी लोगों से, इस गांव वालों को कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी हम्म, कि ठीक है तो जाते, लेकिन लोग आए, वो बोले अपने वीडियोस वगैरह के लिए, व्यूज के लिए बोलते गए कि हाँ ये है। हाँ उनसे हाँ अच्छी तरह हाँ, बात हुई, उन्होंने सब क्योंकि बताया। उन्होंने वायरल बोला कि वही हाँ होना है गाँव उनको मेरे पता है। वायरल वही होने हैं। हम्म, और फिर उन्होंने सब बताया। उन्होंने बोला देखो, भूत होता तो हम नहीं होते यहाँ पर, हम हम्म, बचपन से यहाँ रहे हैं, हम्म, भूत नहीं था। हम्म, कहानियां कुछ और हैं। लोगों ने हमारे देखो, हमारे हर 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 उत्तराखंड के गांव में प्रॉब्लम यही हो रही है, हम्म, सुविधाओं का अभाव है। हम्म, लोगों को पैसा, देखो अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए ना, जब आपको अपना परिवार चलाना है, हम्म, आपको भी कुछ ना कुछ सुख सुविधाएं चाहिए होंगी, आपको चाहिए होंगी। अब हम्म, गांव में वो चीजें नहीं मिल रही हैं, और हम्म, आसानी से मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। कोई जगह बंजर है, कहीं पानी नहीं है, ट्रैक्टर हम्म, यहाँ चल नहीं सकते हम्म, हैं, खेती बाड़ी इस तरीके से खत्म हो गई है। हम्म, लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, लोग बाहर दिल्ली, मुंबई वगैरह यहाँ जाते हैं, एक लाइफ मिलती है अपने, हम्म, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ठीक है, जैसा जीवन हमने निकाल लिया है, हमारे बच्चों को ऐसा न मिले। हर कोई चाहता है, उसमें बिल्कुल। कोई गलत नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि वो गलत है, क्योंकि हम्म, सुविधाओं का अभाव हमारी जगह पे है। हम्म, वो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर ये है कि बहुत लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अपने गांव को आप ऐसे मत छोड़ के जाओ। हम्म, आप गए हो, आपने एक चीजों को मतलब आप अपने परिवार के लिए गए हो, किसी रीजन की वजह से गए हो, हम्म, लेकिन आप बिल्कुल मत छोड़ो। आप एटलीस्ट वहां वापस तो आओ। बिल्कुल। आप देखो तो सही कि आपके गांव में क्या हो सकता है। आज आप 10-15-20 साल पहले आप निकल गए सुविधाओं के अभाव में, लेकिन आज चीजें चेंज हो रही हैं। तो हम्म, आप जब आओगे अपने गांव में, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आज आज अब इन 10-20 सालों में लोगों ने पैसा बनाया होगा, हम्म, वो पैसे को आप यहाँ पर लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिल्कुल, देखिए हो ही रहा है। हम लोग अपना गांव, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, बाहर वालों की नजर पड़ेगी, कल के दिन कोई ना कोई उस जगह पे कुछ ना कुछ बना लेगा। और ये गांव बिल्कुल, वाले बिल्कुल। जो भी हैं, ये अपना इनको भी 4 पैसे मिलेंगे, ये भी दे देंगे, कोई हम्म, फायदा नहीं है। कल के दिन ऊपर से देखेंगे अपने गांव को इतना सुंदर बना दिया उन्होंने, उन्होंने पैसा लगाया फिर आना और चाहेंगे। चीजें किए, बस फिर वही, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और वो इतनी पछताना सुंदर नहीं है, जगहों को पॉइंट ये है छोड़कर, कि पहाड़ को हाँ, छोड़कर छोड़ना कौन नहीं, जाएगा? नहीं छोड़ना है। हम्म, आप बेशक आप चले जाएं, आप हम्म, बाहर एक अपनी लाइफ के लिए जा रहे हैं, हम्म, लेकिन आप दोबारा जरूर आए अपने गांव में, अपने गांव को जरूर देखें, ये एक मुड़ के तो देखें आप कि क्या हो रहा है उस गांव में। बिल्कुल। हाल ही में आप चितई गोलू मंदिर गए थे, गोलू देवता मंदिर गए थे, तो आपने बताया कि वहाँ न्याय के देवता इनको माना जाता है। चिट्ठियाँ लोग यहाँ लगाते हैं और कोर्ट कचहरी के जो कागजात होते हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, उनको भी यहाँ टांग के जाते हैं। तो मेरा आपसे हम्म। ये पूछना है कि आप वहाँ गए, चिट्ठियाँ तो चलो कोई भी अपने मन से भी वहाँ लिख के चले जाता है, तो आपने भी ऐसा कुछ करा, कुछ लिखा अपने मन की मुराद जो आप वहाँ लगा के आए हों, अपनी अर्जी? गोलू देवता हमारे इष्ट देवता हुए, हम्म, हम अल्मोड़ा के ही हुए ना, गोलू देवता बिल्कुल, हमारे इष्ट देवता हुए। बिल्कुल, तो बचपन से बचपन से मतलब मैंने जब से होश संभाला है, तो जो सबसे पहला मेरे मुंह पे शब्द आता है वो गुरु देवता का ही आता है, बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। चीज में। हम्म, मैं कोई भी काम होता है, मैंने बचपन से, मतलब जब से हाथ जोड़ना शुरू किया, क्योंकि बचपन से ही बस सुना है उनके बारे में, हम्म, जाना है। तो मेरे हमेशा मन मस्तिष्क में गुरु देवता ही रहते हैं हम्म, कि कुछ भी हुआ है, हम्म, गुरु देवता। फिर मैं महादेव को मैं बहुत मानता हूँ, गुरु देवता महादेव इनका नाम मैं हम्म, जरूर लेता हूँ। इनका जहन तो मेरे अंदर ही रहता है। हम्म, तो मुझे लगता है कि
मैं अगर चिट्ठी लिखूंगा तो फिर मतलब मैं एक तरीके से उस चीज में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है मुझे मिल ही जाए, अच्छा, हाँ बजाय हाँ, कि मैं बिल्कुल बिल्कुल। अगर, हाँ मतलब मैं ये, फिर मैं, हर किसी की अपनी आस्था है, हम्म हर कोई चीजों को करता है, कोई चीज किसी के मांगने के लिए होती है, कोई चीज किसी को ठीक करने के लिए होती है। हम्म लोग वहाँ हम सिर्फ गुरु देवता से चीजें मांगने के लिए नहीं जाते हैं, अगर कोई बीमार है, कोई चीज नहीं बन रही है, उस हम्म पे भी जाते हैं। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे पता चला है कि ऐसा करने से भी कुछ होता है, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो हो सके, अगर मेरी वो मुराद वहां पर पूरी हो जाती है, मेरी जो मन्नत है मेरी पूरी हो जाती है, फिर मुझे लगेगा ये तो पूरी हो गई, अब मुझे और मांगना चाहिए। फिर मैं उस चीज पर आ जाता हूँ कि मैं हर चीज, जो चीज मेरे अंदर है, मैं उस चीज के लिए फिर गोलू देवता के वहां एक अर्जी लगा रहा हूँ कि मुझे ये चीज मिल जाए। तो बिल्कुल फिर मुझे लगता है कि अगर मैं बार बार गोलू देवता के पास जाके हर बार अपनी इच्छाएं बदल रहा हूँ, हर बार अपनी इच्छाएं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बिल्कुल, बस ये है। ये एक सही तरीका है बिल्कुल। और हम्म। हमने देखा है कि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ जहाँ कहीं भी जाते हैं एक डांस का वीडियो भी ज़रूर बनाते हैं। ये डांस से आपका क्या रिलेशन है, इस बारे में ज़रा हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं। और डांस को शौक शुरू से ही रहा है, शुरू से ही रहा है, कॉलेज के टाइम पे भी था, स्कूल के टाइम पे भी था, लेकिन शर्म बहुत थी, हम्म कॉन्फिडेंस नहीं था। हम्म लोगों के सामने परफॉर्म करने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, ना फिर कॉलेज में कभी नहीं किया। लगता था कि ये चीज करनी है, कमरे के अंदर बंद होके तो कर लेता था, लेकिन लोगों के सामने नहीं कर पाता था। एक बिल्कुल। प्रोफेशनल तरीके से जब 2014 में हुआ, जब गया जॉब के लिए वगैरह, तो फिर सोचा कि नहीं, अपने इस जो अपना शौक है इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। डांस सीखा मैंने नोएडा में, डांस सीखा, 1.5 2 साल सीखा, एक ग्रुप का हिस्सा रहा मैं। उसके बाद वो ग्रुप छोड़ के मैंने खुद का अपना ग्रुप स्टार्ट किया नोएडा में ही। मेरा एक हम्म डांस का स्टूडियो भी था, और हम्म हम लोग डांस क्लासेस चलाते भी थे, लोग आते थे। 2014 में ही जब यूट्यूब बढ़ना स्टार्ट हुआ था, तो हम्म तभी हम लोगों ने भी अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू किए थे। हम्म और उस टाइम पे हमारे डांस के वीडियोस काफी, हमारा एक ग्रुप था, मतलब 15 20 लोगों का ग्रुप बन चुका था। हम्म और अलग अलग जगह पे शोज करते थे, वीकेंड में जाके डांस के शूट करते थे, क्लासेस चलती थी। हम्म और वहां से फिर इस तरीके से डांस के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनी, वीडियोस बनने शुरू हुए, और नोएडा में फिर उस टाइम पे लोगों ने बहुत बहुत जानने लगे उस डांस के वजह से। फिर कुछ चीजें हुई 2016 के करीब, फिर डांस बंद कर दिया। फिर जब ये अपना जब मैं ट्रैवल में आ गया पूरा तरीके से, तब भी हम्म मन था डांस करने का, तब भी कोशिश थी, लेकिन फिर स्टूडियो नहीं था मेरे पास। फिर मैंने यही चीज सोचा कि जब कहीं जाऊंगा, किसी भी जगह पे, पहाड़ों पे कहीं भी जाऊंगा, तो जब सारी चीजें मैं बता दूंगा उस जगह के बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जितनी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद एक आखिरी वीडियो, मैं जब वहां से आ रहा हूँ तो एक आखिरी वीडियो मैं डांस का भी बनाऊंगा, क्योंकि हम्म। ये मेरा एक ऐसी चीज है जो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये वो बिल्कुल चीज है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका पहला प्यार ही शायद डांस था इस तरीके डांस के के लिए मतलब क्षेत्र में। बहुत हमेशा से इंक्लिनेशन रहा है, हमेशा से झुकाव रहा है कि डांस छोड़ना नहीं है, बस जी जो जी आता है उसे करना जरूर है। जी। और बड़े खूबसूरत आपके डांस में कमेंट आते हैं कि भैया ये तो दिल से निकला वाला जो डांस होता है ना वो है ये, मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी इन इन कमेंटों को पढ़ के। और अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी जगह तो आप चले गए, लेकिन आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, किधर का प्लान आप अभी कर रहे हैं? अभी बारिश की वजह से मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, हाँ। लेकिन बारिश के बाद उत्तराखंड में जोशीमठ के पास एक घाटी है, चेनाब घाटी, चेनाब वैली, हम्म जिसके बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं। तो जैसे जोशीमठ के पास ही हमारी फूलों की घाटी है, हम्म। जो कि एक नेशनल धरोहर हो गई है हमारी। हाँ, तो उत्तराखंड से, हाँ। वैसे ही एक और एक घाटी है, चेनाब घाटी। हाँ। तो वहाँ के गांव वालों ने मुझे मतलब बताया उस बारे में, और वो चाहते हैं कि मैं आऊं उधर, एक तरीके से उनका भी अपना जरिया शुरू होगा कमाने का। अब मेरा जो प्लान है उसी के लिए है कि मैं चेनाब जाऊंगा और चेनाब के बारे में लोगों को बताऊंगा। सर मेरा आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि जो भी ट्रैवल व्लॉगर हैं हमारे पहाड़ से, जो भी या बनना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, उन तक आप एफएम पंचुल पल्स के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? अपने आप पे विश्वास हमेशा रखिएगा। जी ट्रैवल ब्लॉगिंग इजी नहीं है, आसान नहीं है। जी। आप घर पे बैठ के तो कुछ भी बना लें, वो बहुत आसान है। हम्म ट्रैवल ब्लॉगिंग में आपका टाइम लगता है, आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, खर्चा बिल्कुल। होता है। और जब आप उस लेवल पे आ जाएं, हाँ जहाँ आप अपने तरीके से, अपने बलबूते पे अपना ये पैशन फॉलो करते हैं,
हाँ। तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने घर वालों से पैसा मांग के या घर वालों को दिक्कत में डाल के अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगिंग बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खर्चीला है, खर्चीला भी है और टाइम टेकिंग भी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में कोई गया बनाना चाहा कुछ और फिर उसके बाद एकदम से चीजें मिलनी शुरू हो गई। टाइम हम्म। देना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर एक बार शुरू कीजिए, कर लिया है, तो ये जरूर सोचना कि ये शुरू क्यों किया था, और फिर बस आप आगे बढ़ते रहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे एफएम पंचुअल पल्स में आकर के हमारे श्रोताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और हमारी तरफ से आपके करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप काम करते रहें, अपने कल्चर को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे देश दुनिया में आप इसका इसका जो है प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे ही आप करते रहें, पूरी तरक्की आपको मिले आपके जीवन में। बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद सौभाग्य, यानी सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप आपके जितने भी श्रोता हैं, जो कि आपने बताया कि पिथौरागढ़ में ही आपकी जो कम्युनिटी एफएम चलता है, हाँ तो बिल्कुल। उन सबको भी हाथ जोड़ के नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, पिथौरागढ़ वाले, जो पिथौरागढ़ की जो मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी लोग हम्म कनेक्टेड हैं, वो जिंदगी में पिथौरागढ़ कभी आया नहीं है, तो हम्म। इस बार टाइम निकालूंगा इस साल, और बिल्कुल एक डिटेल में पिथौरागढ़ के बारे में सब कुछ जानना है और बताना है पिथौरागढ़ के बारे में। तो बहुत जल्दी आपके शहर में आपसे भी मुलाकात होगी, और बाकी ये बिल्कुल। हमारे जितने भी पिथौरागढ़ के भाई बहन हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।